गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में हिंदी सब्जेक्ट में लेसन नंबर 4 एक प्रश्न 4 उत्तर के बारे में समझेंगे। इस लेसन के लेखक का नाम है श्री प्रकाश। श्री प्रकाश जी का जन्म हुआ है सन 1890 को, यानी 1890 में, और निधन यानी कि मृत्यु हुई है 1971 को। अब हम लेखक के परिचय के बारे में समझेंगे। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार है। श्री प्रकाश है वह हिंदी के जाने माने साहित्यकार है। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा, यानी कि अपने लेखन कार्य के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उन्होंने अपनी लेखन कार्य द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान यानी कि सांस्कृतिक बारे में, सामाजिक उत्थान यानी कि सामाजिक कार्यों के बारे में, और समसामयिक समस्याओं यानी कि और समाज की जो समस्याएं होती है, प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में प्रकाश डाला है इस लेसन में। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उसकी भाषा है एकदम इजी है। उन्होंने निबंध, लेख यानी कि लेखन कार्य, संस्मरण, जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई है। निबंध कार्य, लेखन कार्य, संस्मरण, जीवनी, ये सब कुछ लिखा है। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने मिलता है। छोटी छोटी बातों पर जो गहरा चिंतन है उनके साहित्य में, उसके लिटरेचर में देखने को लिए मिलता है। प्रस्तुत पाठ में, अब इस पाठ के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे हम कि प्रस्तुत पाठ में श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का उत्तर 4 महानुभावों ने अपने अपने ढंग से दिए हैं। ये जो पाठ है, एक प्रश्न 4 उत्तर, इसमें श्री प्रकाश यानी कि ये लेखक का नाम है प्रकाश द्वारा जो पूछे गए एक ही प्रश्न का उत्तर 4 लोगों ने, 4 मनुष्यों ने अलग अलग तरीकों से, ढंग से यानी कि तरीकों से दिया है। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है, हमारा देश तभी प्रगति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। हमारा देश, यहाँ लेखक का कहने का अर्थ ये है कि हमारा देश तभी उन्नति यानी कि प्रगति, विकास कर सकता है जब देश का प्रत्येक यानी कि हर एक नागरिक, हर एक मनुष्य पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा यानी कि ईमानदारी से, नीति से छोटे से छोटा कार्य, छोटा हो या बड़ा, तो यहाँ लिखा है छोटे से छोटा कार्य करेगा। यही 4 महानुभावों के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष है, उसके उत्तरों का अर्थ है। अब लेसन स्टार्ट करते स्टूडेंट्स। सबको ही कुछ न कुछ खप्त होता है। खप्त का अर्थ यहाँ क्या लिखा है? धुन, कुछ धुन सवार होती है दिमाग में। सबको कुछ न कुछ खप्त होता है यानी कि कुछ न कुछ धुन होता है कि मुझे भी कई बातों का खप्त है, मुझे भी कई बातों की धुन है। उनमें एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है। खप्त यानी धुन, धुन यानी कि कुछ एक ही बात दिमाग में घूमती हो, उसको खप्त कहते हैं। तो यहाँ लेखक ने लिखा है लेसन में कि सबको ही कुछ न कुछ खप्त होता है, मुझे भी कई बातों का खप्त है। उनमें एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ, साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों में रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके किसी सुअवसर पर मैं पूछता हूँ
कि आप कृपा कर यह बतलावे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलन के होते हुए भी देश कुछ उन्नत नहीं कर रहा है। यहाँ लेखक कहते हैं कि उनमें यह एक, जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ, यानी कि हृदय के साथ पाता हूँ। हृदय के साथ सहृदय यानी कि एक हृदय की बात, एक दिल की बात पाता हूँ, उसके हृदय की क्या बात है। साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों में रहने के कारण, कोई विदेशी मनुष्य हमारे देश में कई दिनों तक रहता है, तो उस रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव, यानी कि उसको जो प्राप्त हुए हैं, उसको जो अनुभव हुआ है, उस अनुभव के प्राप्त कर चुके हैं। तो उनके किसी सुअवसर पर, उनको जो सुअवसर यानी कि अच्छा अवसर मिलने पर मैं पूछता हूँ कि आप कृपा कर, यानी कि मेहरबानी करके यह बतलावे, ये बात मुझे कहे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों, यानी कि महान पुरुषों के रहते हुए भी, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है, कुछ विकास नहीं कर रहा है, कुछ डेवलप नहीं कर रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं। चकित यानी आश्चर्य होता है, उसको उत्तर देते संकोच करते हैं और शिष्टता के नाते क्षमा चाहते हैं, पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ। मैं उसको छोड़ता नहीं ऐसे विदेशी लोगों के, और उसको उत्तर यानी कि आंसर देने के लिए बाध्य करता हूँ, यानी कि उसको मजबूर करता हूँ, उसको उत्तर देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। ऐसा लेखक ने यहाँ लिखा है। अब दूसरा सेकंड पैराग्राफ में लेखक ने लिखा है कि मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी हैं। मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी हैं। वे 36 वर्ष यानी 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं, पर सप्तनिक यानी पत्नी सहित देश के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहे हैं। मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी है। सेकेंड पैराग्राफ में ऐसा लिखा है लेखक ने कि वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार यानी कि प्रचार करना, कोई भी बात लेखक मनुष्य के सामने कहना, तो 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं, पर सप्तनिक यानी कि पत्नी के साथ देश के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहे हैं। वह मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा आदर है, सम्मान है, मान है और प्रेम भी है उस ईसाई पादरी के लिए। उनका उत्तर थोड़े में यह है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। उनका जवाब, उनका आंसर थोड़े में यह है, तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते, यानी कि एक प्राउड फील नहीं करते। ठीक है, तो गर्व नहीं लेते हैं अपने काम को छोटा समझते हैं, बड़ा नहीं समझते। विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरखास्त देता है। अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरखास्त देता है, यानी यहाँ पर जवाब विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण में यानी कि एक आवश्यकता पूर्ण शब्दों में वह दरखास्त देता है, एप्लीकेशन देता है। ठीक है, बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। बहुत ही विनय, नम्रता के साथ, सम्मान के साथ शुरुआत करता है।
अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा। अंत में प्रतिज्ञा करता है, प्रॉमिस करता है, वचन देता है कि यदि स्थान मिल जाएगा, अगर उसको नौकरी मिल जाएगी तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा। पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। जो उसको नौकरी का जो साधन मिलता है उस नौकरी को ही खराब समझने लगता है। जब उसको नौकरी मिल जाती उसके बाद अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है। जो नौकरी प्राप्त कर लेता है उसके बाद वह दूसरे उसके मित्रों के साथ मिलकर उसकी नौकरी यानी कि काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है, नाटक रचने लगता है और मालिक की नाक को दम कर डालता है। मालिक की नाक पर दम कर डालता है यानी कि उसको हैरान परेशान कर डालता है अपने मालिक को, जिसने उसको नौकरी दी है उसको। और देशों में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं। हमारे देश में भी कई मनुष्य नौकरी की एप्लीकेशन देते हैं, दरखास्त देते हैं। वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं, वो सामान्य शब्दों में एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं, एक एप्लीकेशन लिखते हैं। और जब स्थान मिल जाता है और जब उसको पद मिल जाता है, नौकरी की जगह मिल जाती है, तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है, जैसे पूरा संसार पूरी दुनिया उस पर डिपेंड करता है। और वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाए। अगर वो नौकरी छोड़ दे तो पूरा संसार पूरी दुनिया डूब जाएगी, पूरी दुनिया रुक जाएगी, ऐसा समझते हैं। तो ऐसा समझना नहीं चाहिए, ऐसा लेखक यहाँ कहते हैं। तो उसके पहले मित्र वृद्ध ईसाई पादरी के पास से उसको ऐसा उत्तर मिला उसके प्रश्न का। अब थर्ड पैराग्राफ में लिखा है कि बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही। बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक समझाई है। हमें अपने काम का गर्व नहीं है, हमें अपने काम का स्वाभिमान नहीं है। दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। दुख तो इसका है हमें कि मुल्क की परंपरा, अपने देश की परंपरा में अपने काम का गर्व, अपने काम का स्वाभिमान, अपने काम का गर्व करने का आदेश है, हमें आदेश मिलता है। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है, जाति भेदभाव उसी पर निर्भर करता है। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता। वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहते हैं, अपने जाति में ही रहना चाहते हैं। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे कई धर्म हमारे भारत देश में है, तो धर्म में भी भेदभाव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है लेखक ने कि वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है, यानी कि अपनी जाति के अपनी ज्ञाति में ही बैठना चाहता है, नौकरी भी उसी के साथ करना चाहता है। यह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है। वह अपनी जीविका के साधनों का इस तरह आदर सत्कार करता है। बढ़ई अपने औजारों की और दुकानदार अपनी बहियों की निश्चित तिथियों पर पूजा करता है। बढ़ई यानी कि कुछ लुहार होता है अपने औजारों की ओर, दुकानदार अपनी बहियों यानी कि बुकों की ओर, अपनी जो खाता की होती है बुक्स, और दुकानदार अपनी खाता की बुक्स की निश्चित तिथियों पर पूजा करता है। कोई ऐसा निश्चित दिन आता है तब उसकी खाते की बुक की पूजा करता है। एक काम छोड़कर दूसरा काम लेते रहते हैं, एक काम को छोड़कर दूसरा काम हाथ में लेते हैं। हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं। हम अपनी परंपरा,
अपने रिवाज को भूल गए हैं। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं, दूसरे के काम को हाथ में लेते हैं, एक काम छोड़कर दूसरा काम लेते रहते हैं। अ, हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं। जब हमें असफलता मिलती है, जब हमें सफलता नहीं मिलती, तो हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं, दूसरे की भूलें निकालते हैं। स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। हम अपने आप को तो दुखी करते हैं, परंतु दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं। कोई काम ठीक हमसे नहीं होता तो दूसरों को कोई काम हमसे ठीक नहीं होता तो हम दूसरों को खराब कहते हैं, काम को भी खराब करते हैं, अपने काम को भी खराब करते हैं और दूसरों को भी खराब कहते हैं। स्वधर्म निधन श्रेय, यानी कि अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है, यानी कि स्वधर्म निधन श्रेय, यानी कि अपना धर्म या कर्तव्य अच्छी तरह निभाओ, वरना तो उससे तो अच्छा है कि मर जाना बेहतर है। यह आदेश हम भूल गए हैं। हम अपने काम में गर्व नहीं लेते, ऐसा यहाँ लेखक ने समझाया है। अब पेज नंबर 8 पर लास्ट पैराग्राफ है, दूसरे मित्र। अब लेखक ने यहाँ दूसरे मित्र की बात की है। दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी IAS के सदस्य है। दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी IAS के सदस्य है। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंटी नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापिस स्वदेश गए। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंटी नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापिस स्वदेश यानी कि अपने देश गए। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई, न जाने किस तरह मेरी उसके साथ फ्रेंडशिप हो गई, मित्रता हो गई। वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया, वही प्रश्न मैंने उसके सामने पेश किया, रखा। उत्तर मिला कि तुम लोग जिम्मेदार नहीं समझते। मैंने उसके सामने प्रश्न रखा तो उसने उत्तर दिया कि तुम लोग अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। विस्तार में इसका कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति को समष्टि की तरफ जो कर्तव्य होता है, व्यक्ति को समष्टि की तरफ जो कर्तव्य, समष्टि यानी कि समूह की ओर तरफ जो कर्तव्य उसका फर्ज होता है, उसे हम नहीं समझते। हमारा जो फर्ज होता है, हमारी जो जिम्मेदारी होती है, उसको हम नहीं समझते। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए। जो काम की हमने जिम्मेदारी है, उस काम को हमें अच्छी तरह पूरा करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए हैं। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया है, किसी को किसी पर विश्वास नहीं रहा है। ये दूसरा मित्र कहना चाहता है। खाने की दावत हो तो न मेजबान को यह विश्वास कि मेहमान समय से आवेंगे, न मेहमान को विश्वास कि समय पर न जाने से खाना मिल जाएगा। खाने के अगर हमें कोई इनविटेशन, कोई आमंत्रण देता है तो मेजबान को यह विश्वास कि नहीं होता कि मेहमान समय से आएंगे, यानी कि जो घर वाले होते हैं, घर के मालिक होते हैं, जिसने इनवाइट किया है, उसको विश्वास नहीं होता गेस्ट पर कि मेहमान ठीक समय पर आएगा, और न मेहमान को विश्वास होता है कि समय पर हमें वहाँ जाने से खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। न गृहस्थ को विश्वास कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हमें समय से दाम मिल जाएंगे। यहाँ लिखा है कि न गृहस्थ को यानी कि सभी घर वालों को विश्वास की धोबी जो कपड़े धोने वाले होते हैं, धोबी, और दर्जी वायदे यानी कि समय जो इसने जो टाइम दिया है उस पर कपड़े दिए जाएंगे हमें धोकर या सी कर। न धोबी और दर्जी को विश्वास होता है कि हमें समय से दाम मिल जाएगी, हमें ठीक समय पर हमें पैसे मिल जाएंगे। ऐसा किसी न एक दूसरे पर विश्वास
नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक रखते हैं, अगला पेज अगले दिन को हम समझेंगे।